हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग क्रिया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और प्लस कमेंट ज़रूर करा करिए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल नहीं लगती तो प्लीज़ आपकी राय है, आप वीडियो को छोड़ सकते हो। बाकी मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊं जो कि आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मदद करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया, जो कि एक मुख्य टॉपिक हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। यदि आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपको क्रिया की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं क्रिया टॉपिक को, क्या होता है क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया के विषय में थोड़ी सी जानकारी। पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया से पहला प्रश्न यही बनता है, क्रिया मतलब क्या है, यानी कि क्रिया का अर्थ क्या है। तो क्रिया का अर्थ है काम, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने में जो हम प्रयत्न लगाते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है। हम ये कह सकते हैं संज्ञेय से नाम जिसके कारण होता है, या कह सकते हैं कि यदि कहीं कोई कार्य होता है तो उस कार्य को क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। काम कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वह क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्रिया किसकी मदद से बनती है। तो क्रिया बनाने में मदद होती है धातु की, ठीक है, धातु की। या हम ये कह सकते हैं क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो जब भी कभी हम यदि किसी धातु में ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो मिलकर हमारी बनती है क्रिया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न ये निकल कर आता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप है धातु, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से टॉपिक पे आ जाते हैं, डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। तो चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं क्रिया की। देखिएगा क्रिया क्या कहता है। क्रिया का अर्थ है कार्य करना, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू क्या बातें बताई जा रही। भाषा के वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना आवश्यक है, जरूरी है। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना अति आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई वाक्य हमारे सामने उपस्थित है और यदि उसमें क्रिया नहीं है तो वह वाक्य अधूरा माना जाता है, यानी कि बिना क्रिया की उपस्थिति में कोई भी वाक्य संपन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। क्रिया किसी भी कार्य के होने या करने के बारे में दर्शाती है, यानी कि किसी भी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। देखिए इसे याद रखिएगा। देखो मैं यहाँ पे सर्किल या अंडरलाइन अधिकतर उन लाइंस पे करती हूँ जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आप अगर थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। अब क्रिया टॉपिक को पढ़ते समय ये कर्ता हमें मालूम बहुत होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए। दो बातें यहाँ पर यदि आपको अच्छे से पता है, एक तो कर्ता और एक कर्म। अगर आप इन दो को अच्छे से जानते हैं तो आपको क्रिया को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे क्या कहता है, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ता कहलाता है। अब प्रश्न बनता है क्रिया कैसा शब्द है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया विकारी शब्द है जिसके रंग, रूप, लिंग, पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए विकारी। मैंने आपको जब मैंने विकारी अविकारी पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि विकारी जो शब्द होते हैं इसका अर्थ है कि वहाँ पे परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन किस आधार पे होता है, रंग, रूप, लिंग और पुरुष के आधार पर। यदि हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर दें तो ऐसे शब्द हमें क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं थोड़ा सा और। आगे कहता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है हमेशा प्रश्न धातु से कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो धातु है। हिंदी में इन धातुओं के साथ ना लगाया जाता है, जैसे खाना, पीना, सोना, रहना, ये सभी क्या हो गए, क्योंकि इन सभी में ना लगा है तो अब ये क्या बन गए, क्रिया। यदि हम बोले खा, पी, सो, तो ये क्या है, ये धातु है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल कहता है रोहन ने खाना खाया। अब रोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाना खाने का काम रोहन के द्वारा किया जा रहा है।
तो इस वाक्य में रोहन क्या है, तो रोहन यहाँ पे कर्ता है। और खाया क्या है, तो खाया यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, खाना यहाँ पे क्रिया मत समझ बैठिएगा, क्योंकि खाने का मतलब यहाँ पे भोजन से है। ठीक है, यानी कि भोजन, खाया से सेंस है भोजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम खाना भी तो क्रिया है, क्योंकि अभी आपने ऊपर बोला है खाना, तो ये खाना मतलब किसी खाना खाने की क्रिया को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बोला खाना खाया, तो ये खाना यहाँ पर भोजन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं। कहता मोहन नाचता है, तो मोहन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ये करता हुआ। ठीक है, और नाचना या नाचता क्या हो गया, यह हो गई हमारी क्रिया। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्रिया क्या है, क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। विकारी क्यों है, क्योंकि रंग, रूप, लिंग और पुरुष के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं। और क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप सभी को बताए। और अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब जान लेते हैं इनके भेदों को, कि क्रिया के भेद कितने हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्रिया के भेद दो आधारों पे किए गए। ठीक है, यहाँ पे याद रखने आधार कितने माने गए हैं, तो दो माने गए हैं, जिसमें पहला क्या है, पहला है कर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है, प्रयोग के आधार पे। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा कर्म के आधार से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनता है। पूछा जाता है कर्म के आधार पे क्रिया के भेद कितने हैं, तो आपको उत्तर करना है 2। प्रयोग के आधार पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि अधिकतर किताबों में इसके उत्तर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अधिकतर जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ पर भी इनके इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग मिलता है, क्योंकि प्रयोग के आधार पे सभी अधिकतर राइटर्स ने अपने अनुसार इसको निर्मित कराया, कह सकते हैं। किसी ने कुछ माना है तो किसी ने कुछ माना है, लेकिन कर्म के आधार पे जो ये यहाँ माने गए हैं क्रिया के भेद, वह 2 हैं, और सभी प्रत्येक किताबों में ये 2 ही दिखाई देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे हमेशा ही पूछा जाता है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग केवल कर्म के आधार पर चर्चा करेंगे, रचना के आधार या प्रयोग के आधार पर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कर्म के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से, पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। ये 2 आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन पर बात कर लेते हैं, अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। देखिएगा, कहता है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहले यहाँ पर जानते हैं कर्म क्या होता है। देखिए, किसी भी वाक्य को बनाते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। हिंदी के अनुसार पहला होता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर अंत में आती है क्रिया। देखिए, मैंने अभी आप सभी को बताया कर्ता क्या होता है, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। फिर कर्म क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। अब जरूरी नहीं क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर ही पड़े। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो फिर केस अलग बनेगा, वो अभी हम पढ़ेंगे। अगर कर्म पर पड़ेगा तो अलग बात होगी। देखो, यहाँ पर याद ये रखना है, कर्म क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अधिकांशतः बच्चे यहाँ पे डाउट करने लगते हैं, वो ये समझते हैं कर्म मतलब कोई भी काम, लेकिन कर्म मतलब कोई काम नहीं होता। कर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। आगे मैं एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज़ और भी क्लियर होगी। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कर्म के आधार पे 2 टाइप्स हमें पढ़ने, एक अकर्मक पढ़ना, एक सकर्मक पढ़ना। पहले अकर्मक को जानते हैं। जैसा कि शब्द आपको दिखाई दे रहा अकर्मक, आ का अर्थ यहाँ पे नहीं से होता है। ठीक है, निगेटिव सेंस में होता है। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म शामिल नहीं है उसे कहा जाएगा अकर्मक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अकर्मक को कैसे समझना है हमें। देखिए, यहाँ पे कहता है कि वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म या कार्य की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अकर्मक का मतलब है कि वाक्य के अंतर्गत कर्म शामिल नहीं है। जब कर्म नहीं है तो बचा क्या, केवल एक कर्ता बचेगा और एक क्रिया बचेगा। और कर्म हमें यहाँ पे नहीं दिखाना, तो अब ये क्रिया किसे इफेक्ट करेगी, अब क्रिया करेगी इफेक्ट कर्ता को। तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिसमें केवल कर्ता और क्रिया शामिल है लेकिन कर्म नहीं है, वह सारे के सारे अकर्मक कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है राकेश खेलता है। ठीक है, अब राकेश करता है, खेलना क्रिया है, वाक्य कैसा हो गया, अकर्मक। अमन दौड़ता है, अमन करता है,
दौड़ना क्रिया है। देखो क्रिया में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर क्रिया की पहचान करनी है कि सेंटेंस में क्रिया की शुरुआत कहाँ से है, तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ लिखा है खेलता है, तो ता को आप हटा दीजिए अपने पास। अपने 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 खुद की नॉलेज के लिए आपको ये खुद सेल्फ से करना है। आप ता हटाइए, ना लगा लीजिए, शब्द क्या बना, खेलना। और मैंने अभी आपसे बताया था कि जिस भी शब्द में ना फिट हो जाए, आप ऐसे समझिएगा आसान भाषा में कि अगर कोई शब्द आपके सामने उपस्थित है, अगर उसमें ना फिट हो रहा है और आपको लगता है दैनिक जीवन में आप उस शब्द का प्रयोग वैसे करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। जैसे देखिए राकेश है, राकेश में लगाइए ना, तो राकेश ना तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि ये तो शब्द गलत है। लेकिन अगर हम खेल में ना लगाना तो खेलना, यानी कि ये क्या बन गया, हमारा क्रिया बन गया। ऐसी अमन में ना लगा, अमन ना, ऐसा भी कुछ नहीं सुना कभी। और दौड़ में ना लगा, दौड़ना, तो ये क्या है, हमारी क्रिया। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों वाक्य आएंगे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल्स पे हम चर्चा कर लेते हैं कर्मक क्रिया के मुख्य इंपॉर्टेंट। ये अधिकतर जो मैंने एग्जाम्पल्स ये पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा, चाहे तो किसी कॉपी वगैरह में। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कहता है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अब बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, कर्म को समझने के लिए और कर्ता को समझने के लिए अगर आपको कारक की नॉलेज है तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी पहले मैं उन चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए हम पढ़ते हैं कारक, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वैसे तो ये, लेकिन थोड़ी सी हम नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। हम बोलते हैं कर्ता ने और कर्म को। आप केवल इतना पढ़ो आज की क्लास में, बाकी कारक पे डिटेल में बाद में अलग कोई वीडियो बना दूंगी, वहाँ पे हम लोग इसे अच्छे से सीख लेंगे। देखिए कर्ता के साथ ने आता, कर्म के साथ को आता है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जा रहा है और आपको सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें, ये जो चिन्ह हैं, अगर आपके फिट हो जाते हैं, तो हम इन्हीं चिन्हों के माध्यम से अकर्मक और सकर्मक को निकाल लेते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पे। देखो हमने कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अब अगर हम देखें तो बूंद बूंद ना तो ने आ रहा ना तो को आ रहा। अगर करता है तो उसके साथ ने फिट हो जाना चाहिए, और अगर कर्म है तो उसके साथ को फिट हो जाना चाहिए। अगर फिट होता है तो फिर हम उसके अनुसार फिर अपने उत्तर को देते हैं। जैसे देखो पहले हम अगले पे चर्चा करते हैं, इसे फर्स्ट वाले को हम करेंगे बाद में, आप तभी से समझ पाओगे। पहले हम आगे वाले पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पे जैसे कहता है लड़का सोता है, एक एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाले दोनों अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं इन पे बाद में बात करती हूँ। जैसे कहता है लड़का सोता है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं लड़का सोया, ये लड़के ने सोया। सपोज करो ऐसे लिख लेते हैं लड़के ने सोया। सपोज करो हमने अपनी भाषा बदल दी, अपनी खुद की नॉलेज के लिए हम ये कर रहे हैं, पर ये सेंटेंस सही नहीं, लेकिन हम इसे फिट करने की कोशिश करें। लड़के ने सोया, सपोज करो ऐसे लिखा, ये लड़का सोया, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ने कहीं ना कहीं लड़के के साथ तो फिट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, करता है। और सोना या सोया ये क्या होता है, क्रिया होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कर्म नहीं मिल रहा, इस वाक्य में हमें कर्म नहीं मिल रहा, यानी कि ये क्या हो गया, अकर्मक। जैसे कहते हैं गाड़ी दिखाई देती है, गाड़ी क्या होगी, कर्ता, और दिखाई, दिखाई में ई हटा दो ना लगा दो, बन गया देखना या दिखना, तो क्रिया हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा, क्रिया, यानी कि क्रिया मिल गई, कर्ता मिल गया, वाक्य कैसा हो गया, अकर्मक। सूरज निकला, अब अगर हम इसे के सूरज आकाश में निकला या कुछ भी हो सकता है, अभी उस पर भी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला सूरज निकला, कर्ता दिखाई दिया, क्रिया दिखाई दी, और क्या हो गया, ये अकर्मक। बच्चा खेलता है, तो ये भी किस में जाएगा, कर्मक। मेरे हाथ खुजलाते हैं, अब देख एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं। जैसे हमने कहा खुजलाना है, जैसे हमने कहा सपोज करिए ललचाना है, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि अकर्मक और सकर्मक दोनों में चलती हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान और रखिएगा कि हर वो क्रिया जो नेचुरल है, जो अपने आप होती है, जिस पर किसी इंसान का बस नहीं है, वो सारी क्रियाएं किस में आएंगी, वो सारी क्रियाएं आएंगी अकर्मक में। जैसे यहाँ पे कहते हैं मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो यहाँ पर किसी अन्य पर्सन का तो हस्तक्षेप है नहीं, अपने आप काम हो रहा है, तो ये वाक्य भी किस में जाएगा, अकर्मक में। अब जैसे कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके अपने आप भर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं, कोई इसमें काम नहीं कर रहा है, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी अकर्मक में जाएगा। जैसे मैंने कहा फूल खिलते हैं या फूल खिल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, खिलते हैं, अपने आप खिल रहे हैं,
ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति गया बगीचे में और हाथ से उन फूलों को खिलाकर आता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये वाक्य भी किस में जाएगा, ये भी अकर्मक में जाएगा। जैसे मैंने कहा नदी बहती है, ठीक है, मैंने कहा नदी बह रही है, तो ये भी नेचुरल है। इसमें भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे मान के चलिए किसी नदी को बहाने की कोशिश कर रहा है या पानी चला रहा है, नदी निकल गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर वो चीज़ जो अपने आप हो, नेचुरल हो, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, वो सारी चीज़ें आएंगी अकर्मक में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चाहे तो इसे नोट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, प्राकृतिक जो भी क्रियाएं होती हैं, अपने आप होती हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी, अकर्मक में आएंगी। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है सूरज निकला, ठीक है, हमने एक सेंटेंस बनाया सूरज आकाश में निकला। सपोज करिए हमने ये बनाया, ठीक है, निकला। तो यहाँ पे सूरज क्या है, कर्ता है, निकलना क्या है, क्रिया है। अब आकाश क्या है, देखो कुछ बच्चे यहाँ पे आकाश बताएंगे ये कर्म है, तो ये कर्म नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये है आकाश शब्द कर्म होता तो इसके बाद में नहीं होता, इसके बाद को लिखा होता। अगर यहाँ पर सपोज करिए ये होता सूरज आकाश को निकला, सपोज करिए, ठीक है, ये सेंटेंस सही नहीं, केवल मेरी कोशिश है कि मैं ये चीज़ आपको समझा पाऊँ। ठीक है। सपोज करिए अगर होता सूरज आकाश को निकला, अगर ये को यहाँ पे फिट हो रहा होता तो फिर ये कर्म माना जाता आकाश। लेकिन आकाश के बाद हमें को नहीं दिखाई दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा, में। और में हमेशा आता अधिकरण के साथ, अधिकरण में पर। जब हम कारक पढ़ते हैं तो हम अधिकरण के साथ पढ़ते हैं, और अधिकरण का मतलब होता है आधार यानी कि बेस, ना कि कर्म। ठीक है। ये बातें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी जब मैं कारक पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को कारक से रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हर वो वाक्य जिसमें को फिट हो जाए, किसी शब्द के साथ यदि को फिट हो रहा है तो फिर वो क्या है, वो कर्म है, अदरवाइज फिर वो कर्म नहीं। तो अगर सेंटेंस ऐसे लिखा हो तो सूरज आकाश में निकला, तब भी ये वाक्य किस में जाता, यह वाक्य अकर्मक में जाता। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे देखिएगा एक और देख लेते हैं। जैसे ये है बच्चा खेलता है, ये पूछा गया है, पिछला टैट जो हुआ है पेपर, उस टैट में ये क्वेश्चन आया है और इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहा है। जैसे देखो है बच्चा खेलता है, अब हम इसे बदलते हैं थोड़ा सा। हमने लिखा बच्चा मैदान में खेलता है। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है, खेलता है। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या है, तो ये करता है, खेलना क्या है, क्रिया है। अब फिर आता है मैदान में। अब मैदान के साथ को नहीं लगा, मैदान के साथ क्या लगा, में लगा है। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी, में कर्म में नहीं आता, अधिकरण में आता है। ठीक है। तो यदि अगर मैदान के साथ को लगा होता तब हम इसे क्या मानते, सकर्मक मानते। और यहाँ पर में लगा है जो कि ये क्या कहता है, ये अकर्मक है। यानी कि जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आए जहाँ कर्म ना हो तो हम उसे जीरो मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो हम केवल उसे हम काउंट ही नहीं करते फिर सेंटेंस में, जब हमें अकर्मक सकर्मक देखना होता है। तो यहाँ क्या बचा, कर्ता बचा, और क्या बची, क्रिया बची। यानी कि ये वाक्य भी कैसा हो गया, अकर्मक हो गया। ठीक है। अब जैसे बताएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोग उसका उत्तर करेंगे कमेंट सेक्शन में। केवल एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर नहीं देते। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फील भी होती है कि मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ और फिर भी आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हो। और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ बनना चाहते हो, तो बेटा मैं फ्री क्लासेस आप लोगों को दे रही हूँ। वो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया, मैं पेड क्लासेस आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। यही सारी चीज़ आप पेड क्लासेस में पैसे देकर पढ़ोगे तब आप लोगों को रोचक लगेगा, लेकिन मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ तो लेकिन आप उसकी अहमियत ही नहीं समझ रहे हो। पर चलिए, दिस इज़ योर चॉइस, कोई नहीं। आज का क्वेश्चन है, अगर किसी को बच्चे को सीरियस लगता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन है कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है कि ये सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा। बड़ा ध्यान से सोच समझ के उत्तर करिएगा इसका। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो हमारा केवल इसी टॉपिक पे। और ये कि बड़ा सेशन है, इसके भी 2 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे और सेकंड पार्ट हमारा कल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सकर्मक की ओर।
देखिएगा सकर्मक यहाँ पे कहता है सकर्मक, यानी कि सा का अर्थ होता है साथ, यानी कि कर्म के साथ, यानी कि जिन वाक्यों में कर्म हो शामिल उन्हें हम क्या कहते हैं सकर्मक। जैसे कहता है वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। जैसे कहता है मामा जी बाजार जाते हैं, तो देखो अब यहाँ पे मैं फिट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा कर्ता ने कर्म को हम इसे कह सकते हैं मामा जी ने बाजार को जाया। सपोज करो ऐसे अगर हम लिखते हैं यहाँ मामा जी ने मत लगाओ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मामा जी बाजार को जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। सपोज करिए हमने ये बना लिया। अब मामा जी यहाँ पर क्या है, करता है। देखो बाजार के साथ आ रहा है को, यानी कि बाजार अब यहाँ पे क्या हो गया कर्म, और जाना क्या हो गई यहाँ पर क्रिया। तो हमें तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये वाक्य किस में हो गया, ये सकर्मक में हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट को समझते हैं थोड़ा सा और। अगला कहता सोनिया खाना खाती है, फिर वही चीजें सोनिया ने खाने को खाया, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो सोनिया के साथ ने आया, तो यानी कि सोनिया यहाँ पर क्या हो गई कर्ता, खाने को खाया, खाना हो गया कर्म, ये हो गया कर्म, और खाती है यानी कि खाया से सेंस है, तो ये हो गई क्रिया। ठीक है, तो ये करता है, खाना कर्म है, खाती है क्या हो गया क्रिया। यहाँ पर हमें तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वाक्य हमारा कैसा हो गया, सकर्मक हो गया। ठीक है, चलिए देखो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं सेंटेंस में आपको ने और को दिखाई दे, जैसे इन सेंटेंस में नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन सेंटेंस को पहचानने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं ने और को फिट करने। अगर आपका दोनों में से कोई भी एक चीज फिट हो जाती है, सपोज करो ने नहीं हो रहा लेकिन को होना बहुत जरूरी है सकर्मक के लिए, को फिट अगर हो जाता है सेंटेंस में, तो आप कुछ भी मत सोचिए, वहां पर सीधे सीधे क्या लगा देना, आपको सकर्मक लगा देना। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अब इनके भेदों की भी चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। जैसा कि नाम कह रहा है एक कर्मक, यानी कि जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं। जिन वाक्यों में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले बात करते हैं एक कर्मक पे। कहते हैं जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है एक कर्मक कहलाती है। जैसे कहा वह अखबार पढ़ता है, हम इसे क्या बना सकते हैं, वह अखबार को पढ़ता है। तो देखो अखबार के साथ क्या आ रहा है, को, एक ही कर्म है, वह क्या हो गया कर्ता, ठीक है, अखबार क्या हो गया कर्म, और पढ़ना क्या हो गई क्रिया। ठीक है, ये हो गई क्रिया। तो देखो वाक्य में क्या मिल रहा है, केवल एक कर्म मिल रहा है, यानी कि वाक्य कैसा हो गया, एक कर्मक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है, दूसरा है हमारा द्विकर्मक। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म शामिल हो। आइए समझ लेते हैं। कहता है पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है, पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। अब देखिए यहाँ पे पिता के साथ ने है, पुत्र के साथ को है, और पुस्तक पढ़ाई। तो देखो पुत्र के साथ को दिखाई दे रहा, पहला कर्म तो हमें मिल गया। दूसरा पढ़ाई, पढ़ाना क्रिया हो गई। पहले समझते पिता, पिता के साथ ने लगाए, यानी कि कर्ता के साथ लगता है ने, तो पिता हो गए कर्ता, पुत्र को हो गया कर्म, पढ़ाई क्रिया। अब एक शब्द हमारा बच रहा है यहाँ पे पुस्तक, तो पुस्तक भी यहाँ पर क्या बनेगा, पुस्तक भी हमारे यहाँ पे कर्म होगा। तो यहाँ पर हमें कितने कर्म मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें दो कर्म मिल जाते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, सेंटेंस हमारा हो जाता है द्विकर्मक। जिन वाक्यों में दो कर्म मिलेंगे वह सेंटेंस किस में जाएंगे, तो द्विकर्मक में जाएंगे। तो चलिए आई थिंक मुझे लगता है ये आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। यदि किसी का कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को लिख दिया करिए, ताकि मैं उन बातों को क्लियर कर सकूं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं भी जोड़ पाऊंगी तो मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूंगी, ताकि आपका वो फैक्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।